कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग अपने सिलेबस को देख लिया जाए कि हमें क्या-क्या पढ़ना है ना? तो उसी के हिसाब से अपनी तैयारी में अभी से हम लोग जुट जाएँ। यदि कहा जाए कि आपकी हिंदी 4 खंडों में विभाजित होती है। कितने खंडों में? 4 खंडों में विभाजित होती है। यदि पहले खंड काव्य में कहा जाए, पहले खंड काव्य में यदि प्यारे बच्चों कहा जाए तो आपका गद्यांश आता है। दूसरे खंड में यदि कहा जाए प्यारे बच्चों तो आपका पद्यांश आता है। तीसरे खंड में यदि कहा जाए तो आपके संस्कृत के कुछ प्रश्न होते हैं जो कि आपकी हिंदी के होते हैं। और यहीं यदि चौथा कहा जाए तो आपके खंड काव्य से होता है। खंड काव्य से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो आपके लिए कौन कौन से हैं और आपको किनका अध्ययन करना चाहिए, आइए देखा जाए। तो सबसे पहले आपका हिंदी गद्य खंड में देखा जाए कि हिंदी गद्य खंड में आपको क्या क्या पढ़नी है। तो हिंदी गद्य खंड में सबसे पहले आपको पढ़नी है कि हिंदी से संबंधित आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि आपसे पूछा गया कि भारतेंदु ने किस काल का नामकरण आदिकाल से किया ना। तो आपको बतानी होती है कि हाँ, आदिकाल का नामकरण किससे किया गया है ना। तो इन्हीं दोनों में आपको मिल जाते हैं पहले पहले ही भाग में। और इसमें कुछ विधाएं दी जाती हैं। विधाओं में यदि कहा जाए ये विकास के क्रम बताए गए हैं। यानी विकास का क्रम का तात्पर्य यह है कि हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ। और फिर काल विभाजन भी इसमें किया गया है। और हिंदी विधाओं में जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कहानी कहानी के बारे में ना, उपन्यास ना, निबंध ना, निबंध के बाद यदि कहा जाए तो आपकी जीवनी, आत्मकथा ना, आदि ऐसी कई गद्य विधाएं होती हैं। तो ये आपके यहाँ पूछे जाते हैं कितने नंबर के? 5 नंबर के। 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। और कौन कौन से आपके चैप्टर होंगे, कौन कौन से आपको पाठ पढ़ने हैं। तो पाठ में आपको पढ़ने हैं कितने पाठ? पाठ पढ़ने हैं आपको 7। 7 पाठ आपको पढ़ने हैं। इन्हीं 7 चैप्टर से आपका आने वाला है। तो कुल मिलाकर के हमें कितने पढ़ने हैं? 5। पहला अध्याय कौन था? रामचंद्र शुक्ल के, जिसमें मित्रता के बारे में आप जानते ही हैं। तो मित्रता के बारे में आप जानते ही हैं कि सबसे पहले पंक्ति है कि जैसे ही हम घर से निकलते हैं सबसे पहले हमें किसकी? मित्र की अनुभूति होती है ना। तो और दूसरा जयशंकर प्रसाद, कौन सा पाठ है? ममता है ना। और यानी पहला रामचंद्र शुक्ल और दूसरे जयशंकर प्रसाद। इनकी रचना कौन सी? मित्रता। और इनकी रचना कौन सी? ममता। दूसरे यदि कहा जाए तो कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो हमारे प्रथम कौन? बताइए कमेंट में, कौन है ये राजेंद्र प्रसाद? तो राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो हमारे राष्ट्रपति। इनकी कौन सी है? भारतीय संस्कृति ना। आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे मित्रता को कैसे पहचाने, या ममता पाठ है तो ममता पाठ को कैसे पहचाने। भारतीय संस्कृति से है तो भारतीय संस्कृति किस प्रकार से ये पहचान लिया जाए कि भारतीय संस्कृति ही है ना।
उसके पश्चात चौथा चैप्टर में आपको पढ़ना है किसको, भगवत शरण उपाध्याय को। भगवत शरण उपाध्याय के इस चैप्टर में अजंता की बात कही गई है। यदि कहा जाए तो अजंता के लिए ये बताया गया है कि अजंता में किसके बारे में है, तो अजंता के बारे में पर्वतों के बारे में बताया गया है ना। फिर है पाँचवा यदि अध्याय कहा जाए तो पाँचवें अध्याय में पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी जी हैं। इनकी रचना है क्या लिखूं ना, यानी क्या लिखूं, किस प्रकार से आज अपनी बातों को व्यक्त किया जाए, पे इन्होंने लिखा है। और छठवें कवि हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर वही हैं जो लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, लोक गीतों के लिए। ये लोकगीतों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी रचना यदि कहा जाए तो ईर्ष्या है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इनकी रचना है, जो हमें अपने अध्याय में पढ़नी है। इसके पश्चात यदि कहा जाए तो जयप्रकाश भारती जी हैं, और जयप्रकाश भारती का हमें पढ़ना है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। यदि कहा जाए तो ये आपकी गोरखपुर मंडल में, गोरखपुर में ये पानी में चंदा और चांद पर आदमी ये आया था। और यदि कहा जाए अजंता के बारे में कहा जाए तो अजंता ये आपकी महाराजगंज में आया था। महाराजगंज में अजंता से पूछा गया था। तो ये तो आपके थे गद्य के, यानी गद्य में कितने अध्याय आपको पढ़ने हैं, तो आपको केवल 7 अध्याय ही पढ़ने हैं। पहला कौन सा, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृत, अजंता, क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इतना ही आपको पढ़ना है। और दूसरा यदि कहा जाए कि पद्यांश में आपको क्या पढ़नी है, पद्य में क्या पढ़नी है, तो पद्य में जिस प्रकार से आपने काव्य में पढ़ा कि इसके इतिहास से, आपने हिंदी गद्य के इतिहास से पढ़ा था कि 5 नंबर का आता है, उसी प्रकार से हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में भी 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी पद्य का प्रारंभ, हिंदी गद्य का प्रारंभ कब हुआ ना, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने खंडों में, हिंदी के पद्य खंड को कितने काव्य खंडों में विभाजित किया गया है। हम लोग विस्तार से आगे जानेंगे। आइए पहले देख लिया जाए कि हमें किन किन पाठ को पढ़ना है। सूरदास जी हैं, सूरदास जी के हमें पद पढ़ने हैं ना, जिसमें इन्होंने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन इन्होंने किया है। फिर दूसरे हैं धनुष भंग। धनुष भंग में यानी तुलसीदास जी का है धनुष भंग। और धनुष भंग में हमें क्या पढ़नी है, जब राम यज्ञशाला देखने के लिए, यानी धनुष यज्ञशाला देखने के लिए जाते हैं ना। और फिर है वनपथ, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर रसखान जी हैं, रसखान जी का एक सवैया है और सवैया के साथ साथ कवित्य है। और फिर बिहारी लाल जी हैं, जिनके भक्ति के संबंधित दोहे हैं और नीति के दोहे हैं। आगे यदि कहा जाए तो 5वां अध्याय किसका है, रामनरेश त्रिपाठी जी का है, और इनका है स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम जो है हमें पढ़नी है। छठा अध्याय, यदि छठे अध्याय की बात की जाए तो पढ़नी है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त का है कि भारत माता का मंदिर ना, भारत माता का मंदिर पढ़ना है। फिर महादेवी है, महादेवी की पढ़नी है हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति। फिर 8वां अध्याय आपका है सुमित्रा नंदन पंत का,
चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा और जवानी। फिर 10वां अध्याय आपका होगा सुभद्रा कुमारी चौहान का इस समाधि झांसी की रानी की समाधि पर। पंक्ति है कि इस समाधि में छिपी हुई है राख की एक ढेरी ना, आगे पढ़ा जाएगा। और 11वां अध्याय आपका है अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है और युवा जंगल। फिर 12वां अध्याय आपका है श्याम नारायण पांडे जी का हल्दी घाटी। फिर केदारनाथ जी हैं नदी। ये अध्याय हमें पढ़ने। तो ये तो आपके पहले खंड में आपने क्या पढ़ा, प्रथम खंड में आपने गद्य पढ़ा। द्वितीय खंड में आपने क्या पढ़ा, पद्य। अब तृतीय खंड कौन सा है, तो तृतीय खंड आपके संस्कृत से है। व्याकरण हम लोग पढ़ेंगे। आइए पहले संस्कृत का देख लिया जाए। प्रथम पाठ कौन सा है, वाराणसी। दूसरा देशभक्त चंद्रशेखर। तीसरा अध्याय कौन सा है, भारतीय संस्कृति। और चौथा वीर वीरेण पूज्यते। वीर वीरेण पूज्यते से अधिक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और पांचवा है अरुण श्वेत केतु संवाद, यानी पिता पुत्र के संवाद दिखाए गए हैं। फिर आपका जीवन सूत्राणि है प्रबुद्धो ग्रामीण और केन किन वर्धते। ये दोनों अध्याय आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको इसे गहनतापूर्वक आपको पढ़नी चाहिए। कौन से, वीर वीरेण पूज्यते, प्रबुद्धो ग्रामीण, केन किन वर्धते। और 9वां प्रश्न है आपका अन्योक्त विलासा। और यदि इसमें आपसे कहा जाए कि संस्कृत व्याकरण के लिए आपके क्या पढ़ने हैं, संस्कृत व्याकरण के लिए आपको पढ़ने हैं सर्वनाम शब्द रूप, तद और युष्मद रूप आपको पढ़ने हैं। और पत्र लेखन भी पढ़ना है आपको। पत्र लेखन आपका 4 नंबर का आता है। और निबंध यदि कहा जाए तो निबंध आपका आता है 7 नंबर का। तो ये अंश आपके महत्वपूर्ण हैं। वैसे खंड काव्य के लिए यदि कहा जाए कि खंड काव्य के लिए आपके कौन से आपको पढ़ने हैं, तो आपको अलग अलग पढ़ने होते हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, आइए देखा जाए। एक एक जिले का, आप जिस जिले के हों उस जिले के अनुसार आपको पढ़नी चाहिए। यदि आप प्रतापगढ़ के हों तब आपको ज्योति जवाहर पढ़नी चाहिए। यदि आप प्रयागराज से हैं तो अग्रपूजा। और यदि आप सुल्तानपुर अमेठी के हों तब आपको पढ़नी चाहिए मेवाड़ मुकुट। वैसे प्रतापगढ़ के विद्यार्थियों के लिए ज्योति जवाहर ही निर्धारित किया गया है। आइए व्याकरण देख लिया जाए कि आपको व्याकरण में क्या क्या पढ़नी है। तो ये प्यारे बच्चों आपके व्याकरण है। व्याकरण में आपको पढ़नी है उपसर्ग, समास, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, वाक्य का एक स्वरूप, वाक्य परिवर्तन ना, वाक्य का स्वरूप, वाक्य परिवर्तन, जिसको आप वाच्य परिवर्तन के रूप में भी जानते हैं। वाच्य प्रयोग, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय, विकारी और अविकारी शब्द भी आपको ध्यान रखने चाहिए। केवल इतना ही आपका हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। और यदि संस्कृत व्याकरण कहा जाए तो संस्कृत व्याकरण में आपसे केवल शब्द रूप ही पूछे जाते हैं, और उसमें भी तद और युष्मत का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आइए पेपर में देखा जाए कि आपके पेपर में किस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये 20 अंक आपके OMR पे पूछा जाता है। OMR पे पूछा जाता है ना। उनमें संबंधित क्या होगा आपका, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, रीति काल और आधुनिक काल।
तो गद्य से पूछा जाता है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। पद्य से आपका पूछा जाता है रीतिकाल और आधुनिक काल। और यदि व्याकरण में कहा जाए तो आपसे रस पूछा जाता है। रस में केवल आपके यहाँ केवल 2 ही रस हैं, हास्य रस और करुण रस। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, केवल आपको हास्य और करुण ही पढ़नी है। अलंकार में केवल आपको उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा ही पढ़नी है। केवल 3 ही अलंकार आपको पढ़ के जानी है। और छंद में यदि कहा जाए तो छंद में आपको रोला और सोरठा पढ़नी है। रोला और सोरठा आपको पढ़ के केवल जानी है। हिंदी व्याकरण में यदि कहा जाए, उपसर्ग के लिए कहा जाए तो आ, अन, आधि, अप, आनु, उप, साह, निर, आभि, पर, सु, इतने ही आपको पढ़ने हैं। और यदि कहा जाए उपसर्ग के लिए तो उपसर्ग के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन आप दबा लीजिए और अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी आपका सिलेबस मिल जाए और पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके। समास केवल आपको 4 ही समास पढ़ने हैं। वैसे पूरे समास यदि कहा जाए कि समास कितने हैं तो समास की ट्रिक आपको बताई गई है। आति, कद, देव, इसी मात्र इतने लिखने से ही आपकी पूरी की पूरी समास आपकी समाप्त हो जाती है। चलिए आइए आगे देखा जाए। तद्भव और तत्सम और पर्यायवाची। इसके बाद संस्कृत व्याकरण में यदि कहा जाए तो तद और युष्मद 2 ही आपके रूप आते हैं। और फिर वाक्य का स्वरूप, वाच्य परिवर्तन, ये कितने नंबर के आपके होते हैं तो 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। आगे आपका वर्णनात्मक प्रश्न होता है जो कि 50 नंबर का होता है और इसे ही आपकी कॉपी पे चेक किया जाता है। यानी यही 50 नंबर आपको अपनी कॉपी पे हल करनी है। इससे ज़्यादा आपको हल करना नहीं होता है। एक अध्याय की व्याख्या हम लोग प्रारंभ करेंगे और जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले अपनी क्लास से पहले भी आपको जानकारियाँ प्राप्त हो सकें और अपनी क्लास में सबसे आप आगे रह सकें।